मरुधरा में इंसाफ के लिए यूपी मॉडल की मांग उठी है। मैं बात कर रहा हूं अजमेर की। जिस तरह से रेप और ब्लैकमेल कांड सामने आया, उसके बाद से ही अब आप इसे कम्युनल स्थिति कह सकते हैं, आप इसे फसाद कह सकते हैं, आपको जो कहना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। सेक्युलर नेशन है, आप सेक्युलर शब्दों को भी चुन सकते हैं और कम्युनल का जवाब देना हो तो कम्युनल शब्दों को भी चुन सकते हैं। लेकिन स्थिति यही है कि लोग इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। लाठी डंडे लेकर दुकानें बंद करवाई गई और इंसाफ की मांग उठाई गई। अब इंसाफ क्या है? वो जो चंद पन्नों में लिखा है और जिसके आधार पर कानून व्यवस्था चलेगी, जिसके आधार पर न्यायपालिका अपना फैसला सुनाएगी, या लोगों के दिमाग में इंसाफ को लेकर कुछ और पिक्चर है जो कि रूटीन के इंसाफ से उनकी भूख को नहीं मिटा पा रही। यूपी मॉडल की एंट्री शायद इसी थॉट प्रोसेस के तहत इस पूरे सिनेरियो में हुई है। सवाल यह है कि सेक्युलर को अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी चीज से है तो वो कम्युनल फोर्सेस से है। इस बात को काटा नहीं जा सकता, इसमें कोई दौराय नहीं है। लेकिन कम्युनल फोर्सेस से लड़ने वाले क्या अपने अपने हिस्से के कम्युनल फेसेस डेवलप करते हैं और उन्हें चुनते हैं विरोध करने या साथ देने के नाम पर? यह जरूर सोचने वाली बात है। आज उस दुखद घटना पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे जितना हो सके इस डिबेट को सभ्य रखने की। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ नवीन शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज हैं, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक और योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड आरपीएस। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। योगेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। खाकी को शुरू से जिस दिन ये केस आया उसके बाद से ही खाकी में एक हिचक देखी गई, यहां तक कि इस पूरे केस को धर्मांतरण से जोड़कर न देखें, उससे बचा जाए, इस तरह की खबरें भी मिली। क्या सिनेरियो रहा है जिसकी वजह से लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा होगा आपके हिसाब से? देखिए स्वप्निल जी, एक तो होता है खाना खाना, एक होता है पेट भरना। इस केस में यही हुआ है कि जब केस हुआ तो जो प्रतिक्रियाएं वहां की पुलिस से जो आई हैं, जैसे डीआईजी ने कह दिया कि भाई ये लफ्ज याद नहीं है, एसएचओ और बात कह रहा है। क्या होता है जब पब्लिक के अंदर मन में ये बात आ जाती है कि पुलिस जो चीज नजर आ रही है हमें कि ये लव जिहाद के माध्यम से बच्चियों को इस तरह का किया गया है उनके साथ आचरण, और ये पुलिस ऐसे कैसे कह रही है। और फिर क्या देखते हैं कि 32 साल में उनको अजमेर में न्याय मिलने की थी, जबकि न्याय व्याय नहीं मिला 32 साल में भी। तो आम नागरिक के दिमाग में क्या है कि जो हमारे को मिलना चाहिए था, पुलिस से जो हमें निर्णय मिलना चाहिए था, जो हमें मजबूती मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही। नहीं तो लोग क्या चाह रहे हैं आपकी नजर में कि इंसाफ को रिडिफाइन किया जाए? नहीं, देखिए अपराधी जिस प्रकार के हैं, आप देखिए पकड़ में तो आए हैं। देखिए आप पकड़ में आ गए, पकड़ में आने से क्या होता है आप देखिए, पकड़ में आने से क्या होगा। अब आपने जब यूपी मॉडल का दिया है तो यूपी में क्या होता है पकड़ने के बाद, या पकड़ते हैं तो आप पब्लिक के सामने पता लगता है ना कि अपराधी जा रहे हैं, ये छुपा के अपराधियों को ले जा रहे हैं, छुपा के अपराधियों को ला रहे हैं। पब्लिक को पता ही नहीं है कि साहब अपराधियों के साथ क्या हो रहा है, क्या अपराधियों को अपराध की तरह ट्रीट किया जा रहा है भी नहीं किया जा रहा है। ये भी तो सबसे बड़ी बात है ना। तो हमें क्या चीज है, कानून लगना ही नहीं, दिखना भी चाहिए कि साहब ये दिख रहा है। आज स्थिति अजमेर की या अजमेर इलाके की ये है कि वहां की पुलिस पर लोगों का विश्वास नहीं है। वहां जो डीआईजी लगा हुआ है, आप देखिए उनकी वहां पोस्ट नहीं है, आईजी की पोस्ट है, उनको वहां लगाया गया है। ये मेरे ख्याल से बिना अप्रोच के नहीं लग सकता। जबकि नहीं, पर 2 सेकंड, आपकी बातचीत में इस बात की झलक मिल रही है कि हम एनकाउंटर पद्धति का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, एनकाउंटर काय को करो आप, लेकिन आपको ये तो नजर आना चाहिए कि अपराधियों जैसा सलूक हो रहा है, पब्लिक को पता चल रहा है। ठीक है, आप वो तो दिखाई नहीं रहे ना, और बातें आप कर रहे हैं। आज मैं ये कह दूं कि भाई ये हो सकता है, ये अपराधी है कि नहीं है, तो आप बताइए पब्लिक का विश्वास मेरे से उठेगा नहीं उठेगा? सही है। तो बात ये है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, उसका नतीजा है। दूसरा एक और सुन लीजिए, हाँ। कि हमारी जो विधानसभा है, जिसके अंदर विधानसभा चल रही है, हाँ। हमारे विधानसभा सदस्यों को इस मसले से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ। कोई आप देखिए 3-4 दिन तक विधानसभा नहीं चल रही है, सही है। आज चलने लगी तो उन्होंने आज भी जूते का प्रयोग हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, जिनको इस बारे में विचार करना चाहिए उन लोग विचार नहीं कर रहे हैं। पब्लिक को सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, और यही नतीजा है कि पब्लिक अपने स्तर के ऊपर निर्णय करने जा रही है। ठीक है, पौरुष भारद्वाज, मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए, सेक्युलर शब्द के सबसे बड़े लंबरदार के तौर पर कांग्रेस अपने आप को पोर्ट्रे करती रही है और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है।
मुझे शिकायत इस बात से है कि जितना खुलकर आप बीजेपी को कम्युनल फोर्सेस कहते हैं, दूसरा धड़ा जो कन्वर्जन कराता है उसे कम्युनल फोर्सेस कहने में हिचक क्यों? वहां पर ये रूटीन की बातें क्यों कि कानून अपना काम करेगा? वहां पर भी तो एक स्टैंड की जरूरत होती है। स्वप्निल भाई, देखिए, आपने जैसा कि मुझे कहा कि सेक्युलर शब्द के लिए कांग्रेस उसके ध्वजवाहक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज कहना गलत है। सेक्युलर शब्द का सबसे बड़ा संदेशक जो है वो हमारे देश का संविधान है। दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से इस बात का, कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी देशवासी को किसी भी धर्म के एंगल से, किसी भी जात के एंगल से, किसी भी पंथ के एंगल से, किसी भी संप्रदाय के एंगल से नहीं देखती। कांग्रेस पार्टी की नजर में जो व्यक्ति अपराधी है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह अपराधी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो पीड़ित है वो भी चाहे किसी भी जाति का हो, ये इन अपराधियों पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग विधानसभा में की जा सकती थी ना, मतलब सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, जो कि विपक्ष का काम है। निश्चित तौर पे देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि विपक्षी धर्म हमारा है, परंतु पिछले दिनों विधानसभा में जो गतिरोध चला, सत्ता पक्ष को साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि सत्ता पक्ष जो है वो वहां पर कार्रवाई करने में ये मैटर तो आपको उठाना चाहिए था ना, बल्कि वहां पर तो इलाके में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, इस मसले को तो आपको विधानसभा में ले जाना चाहिए था। नहीं, इस मसले को हमें विधानसभा में ले जाना चाहिए था, परंतु मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सत्ता को, जो राजस्थान की सत्ता है, उसको सरकार जो है भाजपा की बना के पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलूं पॉलिश भाई, तो फिर आप लोगों ने मौका खो दिया। भाजपा में अपना विश्वास व्यक्त आपको अपनी इमेज तोड़ने का एक मौका मिला था, आप उसे कैश नहीं कर पाए पॉलिश भाई। शासन है भाई, इस भारतीय जनता पार्टी का दायित्व कहाँ आएगा, मुझे आप ये बताइए। आएगा, बिल्कुल आएगा, मेरे सवालों में उस साइड भी आएगा। लेकिन पॉलिश भाई, एक छोटी सी बात, ये मौका था ना आप लोगों के लिए कि एक जो छवि आप लोगों की डेवलप कर दी गई है, उस छवि को तोड़ा जाए। आप उसको भी कैश नहीं कर पाए, क्यों? छवि नहीं, देखिए, छवि जो है हमारी डेवलप करने से फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के संविधान में आस्था है, संविधान जो कह रहा है हम भी उसका अक्षर से पालन कर रहे हैं, पर छवि भारतीय जनता पार्टी के प्रभावित हुई है। स्वप्निल भाई, ये कैसी स्थिति आ गई कि सरकार में हम होंगे तभी भी हम दोषी, विपक्ष में हम बैठे तो भी हम दोषी। अब दोषी नहीं कहा भाई, पूरीबाजी तलने के लिए मैंने आपको दोषी नहीं कहा पॉलिश भाई, जाकर के सबला दे हमारे को, फिर हमें गालियां भी और कार्रवाई भी हम करके बताएंगे आपको। नहीं, ठीक है, मैंने आपको दोषी नहीं ठहराया पॉलिश भाई, मैंने सिर्फ मैंने माइंडसेट पर बात करने की कोशिश की। आपके हिसाब से अगर सत्ता कुछ नहीं कर रही है, तो मेरे हिसाब से विपक्ष को प्रोएक्टिव होने की जरूरत थी, जो मुझे नजर नहीं आया। नवीन जी, हाँ 2 मिनट पॉलिश भाई रुकिए, अब नवीन जी को मैं डिबेट में शामिल कर रहा हूं। पॉलिश भाई 2 मिनट रुकिए, नवीन जी मैं आपको डिबेट में शामिल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की, पॉलिश भाई 2 मिनट रुकिए ना, बीजेपी से सवाल बनता है मेरा, आप ले लीजिएगा 2 मिनट मेरे को बीजेपी से, मेरे तो 1-2 सवाल ले लेने दे, बस मुझे 1-2 सवाल ले लेने दे, फिर मैं बीजेपी, उसके बाद आपको मौका दे दूंगा पूछने का। नवीन भाई, दुखद क्या जानते हैं आप? ये पूरी घटना तो दुखद है ही है। दुखद ये है कि लोगों को ये भरोसा नहीं है कि आप इंसाफ दिलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को भरोसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली जो करने की कार्रवाई वो करेगी, इंसाफ तो जुडिशरी ही दिलाएगी। लोगों तो को ऐसा लव जिहाद क्यों नहीं माना? मैं मेरी बात पूरी कर लूं। लोगों का जो आक्रोश है, वो आक्रोश इसलिए इतना ज्यादा निकल कर आ रहा है। लोग, आप अभी कह रहे थे कि कुछ जुडिशरी से एक्स्ट्रा कुछ जस्टिस की डिमांड लोगों की है, क्योंकि मामला इतना ज्यादा संवेदनशील है। मैं एक बेटी का बाप हूं, मैं उस स्थान पर बैठकर इस चीज को देख पा रहा हूं, हिंदू शायद आप की रक्षा करो। नहीं, आपने वो तख्ती देखी, हिंदू बेटियों की रक्षा करो। बिल्कुल, अगर ये तख्ती आपके शासनकाल में, आपके 1.25 साल के बाद आई है, तो नवीन भाई शर्मनाक स्थिति है। स्वप्निल भाई, आप मुझे बोलने दें। इतना संवेदनशील मामला है कि पीड़ा कहीं मन के अंतःकरण तक उतर गई है, और वो पीड़ा है जो रोड पर लेकर आने को लोगों को मजबूर है। लोग चाहते हैं कुछ ऐसा बड़ा बदलाव आए कि इस पीड़ा का कभी तो अंत हो, क्योंकि लोगों ने अजमेर कांड को भी देखा है, लोग और भी लव जिहाद की तमाम घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी हैं, और लोग ये भी जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। सुनिए, ऑर्गेनाइज क्राइम है। आपकी तो कुछ गिरफ्तारियों पर रुक गया, उनको पैसा कौन प्रोवाइड करवा रहा था, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाए। आप पहुंच पाए नहीं। आप देखिए, 11 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, जांच अभी जारी है। आप ये नहीं कहते 13 जिनमें से 2 नाबालिग हैं, तो इसलिए मैं गिरफ्तारी नहीं कहूंगा। आप ये नहीं कह सकते आप पहुंच नहीं पाए। नवीन भाई 2 मिनट, अभी आप नहीं पहुंच पाए अभी तक, इसमें गलत क्या है? मैं आप स्वप्निल भाई, ये टाइम बीइंग चीजें हैं। आपको लगता है कि ये एक दिन का क्राइम था और एक दिन में सॉल्व हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि पिछली सरकारों के सत्ता, अरे तो भरतपुर के कन्वर्जन वाले मामले जिसमें अपराधी यूपी में भाग गए, उनको कहां पकड़ पाए आप? नहीं, दौसा के कन्वर्जन के मामले, भरतपुर के कन्वर्जन के मामले, कौन सा मामला अपनी नियति तक पहुंच पाया अभी तक? आपको लगता नहीं है इन पे कुछ काम हुआ है?
क्या काम हुआ बताइए। दौसा का मामला, अपराधी यूपी में छुपे हुए पकड़ पाया? बोलने दीजिए, मैं जवाब दूंगा आपकी बात का। आप दौसा के और भरतपुर के कन्वर्जन के मामले की बात करते हैं, जो उचित धाराएं उस वक्त मौजूद थी, उन उचित धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियां हुई, जो करने का काम वो किया गया। उसके बाद जो करने का काम ये था कि धर्मांतरण पर कोई निश्चित कानून लाया जाए, जिसका पदार्पण हो चुका है साहिल भाई। ठीक है, एक छोटी सी बात, आपके शासनकाल के आने के 1.25 साल के बाद विपक्ष ये तख्तियां लेकर नहीं उतरा है, जनता ये तख्तियां लेकर उतरी है कि हिंदू बेटियों की रक्षा करो। उसका कारण ये, क्या ये शर्मनाक स्थिति नहीं है? मैं बिल्कुल, ये शर्मनाक स्थिति सिर्फ सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति नहीं है, ये शर्मनाक स्थिति उन लोगों के लिए भी है जो अलग अलग धर्मों का झंडा लेकर खुद को धर्म का प्रणेता बता रहे हैं। उनके लिए सरकार करने का काम कर रही है। सरकार अपना, इससे पहले कि मैं एकलव्य के पास जाऊं, दो मिनट रुकिए। इससे पहले कि मैं एकलव्य से सवाल लूं, आपको मैं 10 सेकंड का मौका दे रहा हूं। 10 सेकंड में आपको जो बीजेपी से सवाल पूछना था वो पूछिए, उसके बाद फिर मामला खत्म है। 10 सेकंड है आपके पास, इधर उधर करेंगे तो वो चले जाएंगे। मैं इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आप मक्कारी देखिए, चालाकी देखिए कि कितनी खूबसूरती से मक्कारी आपकी देखिए, मक्कारी आपकी देखिए, राजस्थान की बेटियों के साथ व्यवहार होता है और आपका एक विधायक संसद में जूते चलाने की बात करता है। आपको जूते में जाना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, 2 मिनट, हो गया। नवीन जी 2 मिनट। परुष भाई रुक जाइए प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए। नवीन जी आप भी रुक जाइए। नहीं ठीक है, तो मैं आप दोनों को ही चुप कर रहा हूं ना, मैं किसी एक को तो चुप नहीं कर रहा हूं ना। परुष भाई आऊंगा ना मैं आपके पास, अरे पर मैं आपके पास आऊंगा ना डिबेट में। 2 मिनट रुक जाइए। एकलव्य, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्रक्स ऑफ द मैटर यह है कि दरअसल रियल इश्यू को ट्रीट किया ही नहीं जा रहा है। आप दरअसल डायग्नोज ही नहीं कर पाए हैं कि असल समस्या क्या है। इससे पहले की सरकार भी, ये सरकार भी, और मैं तमाम सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं कि आप असल वजह को डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, जैसे कि पहले माननीय योगेश जी ने बताया ही, उसको इस चीज से अगर हम रिलेट करें, ये बात बिल्कुल सही है कि इशू का डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा है। हाँ। उन्होंने बताया कि भाई पुलिस जब पहले ये समझ ही नहीं पाई और पहले ही अपना एक तरह से वर्डिक्ट पास कर दिया कि ये धर्मांतरण का मामला ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि धर्मांतरण होता है, लव जिहाद होता है। यूपी मॉडल की यहाँ पे क्यों बात करी जा रही थी, उस पर भी आपको एक बात बताऊं। क्योंकि देखिए, एक तो वो जो फांसी और एनकाउंटर और इन चीजों की जो बात हो रही है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है, ये इसलिए भी हो रही है क्योंकि यूपी में आप देखेंगे 2017 के बाद से जिस तरह का वहां पे प्रशासन रहा है पुलिस का, उसके बाद से वहां पे एक कानून का भय बना है। अपराधियों में जब कानून का भय बनता है, उसके बाद ही इस तरह की घटनाएं कम हो पाती हैं। दूसरा, मैं आपसे यह भी निवेदन करूं, बिल्कुल नहीं है, तो अभी नहीं है। अगर होता तो इस तरह की घटना कैसे हो रही है? दूसरी बात, जब हम ये कह रहे हैं कि पुलिस पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि क्राइम का नेचर क्या है। एकलव्य, जब पुलिस को एक्सेप्टेंस नहीं थी ना, इसे लव जिहाद मानना चाहते थे ना धर्मांतरण से जोड़कर देखना चाहते थे, क्योंकि उस केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अभी पुलिस इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने को तैयार नहीं है। हम तो ये मीनिंग निकालेंगे। देखिए स्वप्निल जी, इसमें एक बात और बताऊं आपको जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो मतलब एक्चुअली मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें मैं समझता हूं कम से कम इस पे हिंदू समाज की लड़कियों, महिलाओं के लिए विपक्ष और सरकार साथ खड़ी दिखाई देनी चाहिए। मतलब ये अब जैसे मैं कहता हूं कि अभी धर्मांतरण का कानून ला रही है सरकार, तो क्या विपक्ष उसमें एक तरह से पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से कंट्रीब्यूट करके ये नहीं बोल सकता कि इसमें इसको एक चीज इंक्लूड करी जाए, कुछ इस तरह का मॉडल, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जैसे कि यूपी में थी, आपने सुना होगा वो एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसका मतलब पर्पस ही ये हो कि वो स्टेट भर में पता लगाए, अलग अलग विंग्स बना के कि कहां कहां इस तरह की गैंग्स ऑपरेट कर रही हैं। क्या एक मतलब जिसे कहते हैं ना षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदू समाज के अगेंस्ट, हिंदू समाज की महिलाओं के अगेंस्ट। तो ठीक है, स्पेशल यूनिट, हाँ, लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड की जब आपने बात की, उससे मिलती जुलता है कि स्क्वाड राजस्थान में भी है जो निठल्ला बैठा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं। बात वही है ना कि आप कुछ काम नहीं कहने के लिए कोई चीज कर दो, लेकिन वो चीज धरातल पे उतरती बिल्कुल। योगेन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि पुलिस रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाह रही थी, एक्सेप्टेंस से भागना चाह रही थी, इस सबको 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई किसी को मॉनिटरीली बैक कर रहा है, वो अगर उसको पैसे प्रोवाइड करवा सकता है,
इस केस को सॉल्व करना कितना मुश्किल है? आपको बैंक खाते वगैरह ही देखने, आपको यही सब तो चीजें करनी है, क्या ये इतना मुश्किल है? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको ये बता रहा हूं, अपराधी को पकड़ते ही उसकी चोटी तक पहुंचाया जाता है एकदम। अगर ये कह रहे हैं ना हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी की सारी फॉल्स बातें हैं। मैंने अपराधों को खोला है। देखिए एक मिनट रुकिए, मैंने अपराधों को खोला है। अरे भाई ठीक है यार, आप करते रहिए अपनी बात। मैंने अपराधों को खोला है। जैसे ही अपराधी हमारे पास आता है, हमको शुरू से लेके आखिर तक की बात की जानकारी हो जाती है। और अगर जिसको जानकारी नहीं हो रही है तो उसको न तो अनुसंधान करना आता है, न उसको अपराधी को पहचानना आता है। ये नहीं होता कि हम प्रयास कर रहे हैं, हमें अब पता चलेगा, हमने उसको गिरफ्तार किया है, हम आगे जांच कर रहे हैं। जैसे ही एक अपराधी पकड़ में आता है ना, आंख के सामने आता है पुलिस के, नहीं, लेकिन टेक्निकली योगी जी, आपने जब कहा कि अपराधियों को छिपाया गया, क्योंकि एक बार जब सबकी नजर में लाया गया था, उनको मारा पीटा गया था। मैं कह रहा हूं, आप मारा पीटा तो कोर्ट में है कि कोर्ट वालों में जहां वहां गए, लेके गए अदालत में, तो वो एग्रेसिव होती है पब्लिक, वो अपनी बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साइबर एक्सपर्ट, FSL, अरे भाई ये कोई टाइम लगता है क्या? आपको मोबाइल की कॉल डिटेल, उसने किसने बात की है। अब ये लड़के जो पकड़े गए हैं, इन लड़कों को पकड़ते ही पता लग जाता है तुमको भाई 20 लाख के लिए किसने बात करी है, कि हिंदू लड़की लाओ तो 20 लाख देंगे, ST SC के लाओ 10 लाख देंगे, किसने कहा तुम्हारे को? तो क्या उस आदमी को ये पुलिस पकड़ने में क्या 10 घंटे लगते हैं? ठीक है, क्या 50 दिन लगते हैं? एक शॉर्ट रिबटल और उसके बाद नवीन जी आपसे सवाल रहेगा। एक्चुअली इसमें ना हमें एक चीज समझना जरूरी है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे कहीं सरकार की मंशा में कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही। इशू वो नहीं है, लेकिन इशू क्या है कि और एफिशिएंसी के साथ, जैसा कि साहब ने बताया, जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक कॉम्पिटेंट टीम बना के सही जगह पे सही अफसरों को लगा के इस काम को धरातल पे उतारने की जरूरत है। ठीक है, पौरुष भारद्वाज, आपसे मेरा सवाल है। चलिए, सवाल तो क्या, आपका क्या सवाल था, पहले मुझे वो बताओ। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने कृत्य से पीछा किस प्रकार छुड़ाया गया, उसका एक उदाहरण है कि इनके द्वारा जो इस पूरी घटना में एक निर्दलीय पार्षद जो संलिप्त बताया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी के खुद के व्यक्तिगत संबंध रहे। 2005 में ये व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीता था और इसने वहां पे विजयनगर में भाजपा का बोर्ड बनाने में मदद की थी और भाजपा के इसी के समर्थन से बीजेपी का वहां पे सभापति बना। आपने जब कहा था अपराधी अपराधी होता है, आपने खुद कहा था अपराधी अपराधी होता है। देखिए, एक मिनट नहीं, पर पौरुष भाई, जब आपने कहा था अपराधी अपराधी होता है, उसका पुराना इतिहास क्यों खंगाल रहे हैं? उस बात का जवाब मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी जिम्मेदारी, पर आपकी सरकार तो धर्मांतरण को मान ही नहीं रही थी। उस अपराधी को कांग्रेस के ऊपर एक चिंगम, खाई हुई चिंगम की तरह चिपकाने की कोशिश की गई। मैं उस बात के जवाब में, अरे भाई, इतनी तिलमिलाहट है तो ये भी बता दीजिए ना कि धर्मांतरण के खिलाफ आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं था? आप तो धर्मांतरण के सिनेरियो को मानने को तैयार नहीं थे। धर्मांतरण हमारी सरकार में भी इस तरह के केस आए ना। भारतीय जनता कहां सॉल्व हुए सर? उनका कन्विक्शन रेट पता है आपको? केस आता था, अपराधी को 6 घंटे में गिरफ्तार करके भेजा जाता था। आपको कन्विक्शन रेट पता है क्या आपका? कभी भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती थी और आज भारतीय जनता पार्टी कानून की दुहाई दे रही है। सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का फेलियर देखिए, एक मिनट, सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का फेलियर देखिए कि हम कह रहे हैं कि भाई अपराधी को गिरफ्तार करने के बावजूद भी जनता तख्तियां लेकर के सड़क पर क्यों है? यानी कि जनता का विश्वास नहीं है कि सरकार कुछ कर पाएगी या वर्तमान मौजूद कानून कुछ कर पाएंगे। ठीक है, इस सरकार ने तो, सुनिए, इस सरकार ने तो कानून ही बदले ना। नहीं, पौरुष भाई, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अपराध के वक्त पे, किसी भी अपराध के बाद जनता को मैंने सड़कों पर उतरते देखा है और जनता को इन्हीं ऐसी ही तख्तियों के साथ देखा है। आपके समय में भी देखा है। इसका मतलब है कि फिर आपके समय में भी कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं था, प्रोसेस पे भरोसा नहीं है, प्रोसेस पे भरोसा नहीं है। मैंने फिर कहा कि आप सही चीज को डायग्नोज करिए। ठीक है, नवीन शर्मा जी, ठीक है, 2 मिनट। हाँ, पौरुष भाई, रोक रहा हूं मैं आपको। नवीन शर्मा जी, देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि आपकी अपनी एक इमेज है ना। हम कड़े हैं, हम अधिकारियों में अगर कमी बेशी होगी तो सहन नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम हटा देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपनी खुद की एक इमेज बनाई हुई है जी। ये घटना आपकी इमेज के अगेंस्ट जाती है जी। और इसीलिए लोगों को ज्यादा तकलीफ है, इसीलिए लोग खुलकर आपको ये बताना चाहते हैं कि साहब, आपने हमको जो अपनी छवि बताई, आप वैसे नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? इससे बियॉन्ड भी एक चीज है। इससे बियॉन्ड चीज ये है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अपराध की जो क्रूरतम कैटेगरी है, उस तरह का ये अपराध घटित हुआ है। संवेदनाओं को चोटिल करने का अपराध हुआ है। रोड पर जो लोग उतरे हुए हैं, उनमें लोगों की संवेदनाएं चोटिल हुई हैं, वो दिखाई दे रही हैं।
जो आदमी हाथ में तख्ती लेकर ये कहता है कि फांसी दे दो, फांसी दे दो, वो भी अंतःकरण में कहीं ना कहीं जानता है कि शायद इनको फांसी नहीं होगी, लेकिन वो फांसी तक पहुंच सकते हैं प्रदेश के कानून को मिलाकर। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, कानून अपनी जो काम करने की कार्रवाई है वो करेगा, लेकिन जनता के मन में ऐसा है कि ऐसा क्या कर दिया जाए, ऐसा क्या कर दिया जाए कि घटित नहीं हो। आई एम सॉरी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इस बात को समझिएगा आप जो, अरे पौरुष भाई रुक जाइए प्लीज 2 मिनट। आपकी यही पुलिस, आपकी ये पुलिस जो शुरुआत, अरे पौरुष भाई 2 मिनट रुकिए ना प्लीज, पौरुष भाई नहीं 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, पौरुष भाई रुक जाइए। सुनिए नवीन जी, आप मेरी बात सुनिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, पौरुष भाई 2 मिनट रुकिए। नहीं माइक तो मैं किसी का म्यूट नहीं करूंगा। पौरुष भारद्वाज जी 2 मिनट रुक जाइए। पौरुष भाई, पौरुष भाई, मुझे लगता है कहीं नहीं पौरुष भाई प्लीज रुक जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर, देखिए अरे पौरुष भाई नहीं ठीक है, पौरुष भाई प्लीज रुक जाइए, पौरुष भाई प्लीज रुक जाइए आप यार, प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। नवीन शर्मा जी मेरी बात सुनिए, ये पुलिस जो शुरुआत में लव जिहाद मानने को तैयार नहीं थी, यही पुलिस जो शुरुआत में इसे धर्मांतरण केस ट्रीट नहीं करना चाहती थी, वही पुलिस चार्जशीट बनाएगी, उसी चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसी चार्जशीट के आधार पर कन्विक्शन तय होगा, वो दोषी पाए जाएंगे और उनको सजा सुनाई जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि 2 स्टेप में जो फॉल्ट कर गया, जो 2 स्टेप में लड़खड़ा गया, उसकी चार्जशीट पर ये आदमी वैसे भी भरोसा क्यों करे, ये जनता वैसे भी भरोसा क्यों करे? एक्चुअली फैक्चुअल रिपोर्ट आपने पढ़ी नहीं है साहिल भाई, स्वप्निल भाई, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। इसकी कंप्लीट फैक्चुअल रिपोर्ट रेडी हो चुकी है। अभी योगेश जी का भी ये कहना था कि टेक्निकल चीजों का यूज करके बेहतर तरीके से, योगेश जी सॉरी मैं माफी चाहूंगा, बेहतरीन तरीके से इसका अनुसंधान क्यों नहीं किया जा रहा। मैं आपको बता दूं, सारी टेक्निकल चीजों को यूज करके ही इन अपराधियों को बैंगलोर से दस्तयाब किया गया है, बैंगलोर से इन अपराधियों को दस्तयाब किया गया है। पूरा चैनल फैक्चुअल रिपोर्ट मेरे पास बैंगलोर मैं आपको पहुंचे दे कैसे? सकता हूं, आप पढ़ सकते हैं। यहां से अपराध करके वो बैंगलोर पहुंचे कैसे? ऑब्वियसली जैसे जाते हैं वैसे गए होंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन गए होंगे, क्योंकि उनके माथे पे लिखा नहीं है। इतना आसान है भाग जाना? क्या इतना आसान है भाग जाना? गजब। जो अरे हमारी सरकार के समय की आप बोलिए, पौरुष भाई प्लीज 2 मिनट जाइए। पौरुष भाई आपके टाइम पे भागे लोग तो अभी तक मिल भी नहीं पाए, रुकिए ना 2 मिनट। हाँ क्या नवीन भाई, जब एक ऑर्गेनाइज क्राइम को घटित किया जा रहा हो, उस वक्त आपको लगता नहीं है कि अपराधी इस तैयारी को करके ये करेक्ट वर्ड है, ठीक है ये करेक्ट वर्ड है, ऑर्गेनाइज क्राइम। चलिए कम से कम सरकार का ये एक्सेप्टेंस है कि ऑर्गेनाइज क्राइम है। बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करने से कहीं बिल्कुल योगेन जी, गुरेज नहीं है। ऑर्गेनाइज क्राइम कभी भी शुरुआती कार्रवाई से ध्वस्त नहीं होते। देखिए स्वप्निल जी, ऑर्गेनाइज क्राइम भी तो अलग अलग प्रकार के हैं। हाँ कैटेगरीज हैं। ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, इसके अंदर तो बहुत सारी बातें हैं। इसके अंदर कम्युनल बात भी है, इसमें धर्मांतरण की बात भी है, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। इसको आप इस तरह से लेने से तो काम नहीं चलेगा। इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है, देखिए मैं बताऊं आपको, अगर इस तरह की पुलिस, जिस तरह की पुलिस वहां काम कर रही है और जिस तरह के अधिकारियों का व्यवहार है, उस तरह की ही व्यवहार की वजह से पब्लिक सड़कों पे आई है। उनको पता है कि जब अजमेर में कांड हुआ था तो वहां की बच्चियों की क्या हालत हुई थी, कितने सालों तक वो केस चलता रहा। आज ये बच्चियां नाबालिग हैं, आप इनको ले लेके घूम रहे हैं, कभी तो मौका मुआयना कराते हैं, कभी क्या कराते हैं, कभी क्या कराते हैं, फिर ये कोर्ट में जाएंगी, इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे। आपने क्या तमाशा कर रखा है? आपने क्या किया कानून का? प्रोसेस तो यही है। अरे भाई प्रोसेस है तो आपने क्या किया? आपने जो कानून बनाए ना नए, वो क्या किया है? वो नई बोतल में पुरानी शराब है, कोई फर्क नहीं है इसमें। उस कानून में, इस कानून में कोई अंतर नहीं है कि इस कानून की वजह से उनको सजा मिल जाएगी। न तो न्यायपालिका के काम करने के तरीके में कोई परिवर्तन है, न ऊपर लेकिन ये तो पॉक्सो से ट्रीट होगा ना। पॉक्सो एक्ट, मैं कह रहा हूं ना, सजा कहां जाती है जब तक हाई कोर्ट उसको यस नहीं कर देता सजा को। तो आप बताइए हाई कोर्ट में कितने केसेस लटके हुए हैं? आप एक या 2 हाई कोर्ट बनाते हैं, आप हाई कोर्ट की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, हम ये कर सकते हैं कि हम सरकार से ये मांग सकते हैं कि इसका स्पीडी ट्रायल हो, भाई फास्ट ट्रैक पे डालिए, ये तो किया जा सकता है। लेकिन उन बच्चियों को, मैं 100% सहमत हूं। देखिए वो बच्चियां इस तरह और सिर्फ यही केस क्यों, इससे मिलते जुलते सारे केसेस फास्ट ट्रैक पे जाने चाहिए, जाना पड़े। ठीक है, अगर मान लीजिए 164 के बयान हो गए तो बच्चियों को अदालत में नहीं जाना पड़े, ठीक है। आप प्रोसीजर को चेंज कीजिए, अनुसंधान का तरीका चेंज कीजिए, ठीक है। आप अदालत के प्रोसीजर को कंप्लीट चेंज करें। इस तरह के किसी भी केस को फास्ट ट्रैक में डाला जाना चाहिए, ये हमारी तरफ से एक सुझाव है। एकलव्य मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी तक जो धर्मांतरण के खिलाफ, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून बन रहा है, उसके बहुत से स्पेसिफिक्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। वो तो जब आएंगे तब आएंगे। अभी जो स्पेसिफिक्स हैं उसके हिसाब से एक बार फिर सारा दारोमदार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगा। हमने अजमेर में एडमिनिस्ट्रेशन को फॉल्टी होते देखा है, तो धर्मांतरण कानून को, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बन रहे कानून को उससे ऊपर जाना होगा, कुछ रास्ते सोचने होंगे। देखिए स्वप्निल जी, मैं समझता हूँ
कि चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे एग्जीक्यूटिव हो, ऑफिसर्स, पुलिस और ये सब, और चाहे वो सरकार हो, सरकार यानी कि जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, तो सबसे पहले तो उनको वो रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है जो जनता उनको दिखा रही है, बता रही है। क्या बता रही है? कि इस्लामिक कम्युनिटी का एक धड़ा है जो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हिंदूज के ऊपर, उनकी महिलाओं पे इस तरह से मतलब क्राइम कर रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेप किया जा रहा है धर्मांतरण कानून, उसमें इस तरह के क्राइम को टेरर की कैटेगरी में लाके उसको मतलब कानून का एक जैसे कहते हैं प्रारूप देना चाहिए और धरातल पे इंश्योर करना चाहिए कि वो उतरे, इनको टेररिस्ट की कैटेगरीज में लाया जाए। मैं पर्सनली मैं तो सरकार को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो महिलाओं के साथ इस तरह के, नाबालिग महिलाओं के साथ इस तरह के कृत्य करते हैं, जिसके बाद उनकी यह स्थिति हो जाती है, इसको टेरर की कैटेगरी में ही लाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।